गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो है वो डीलेट 4th सेमेस्टर के लिए है। विषय वो ही है प्रारंभिक स्तर पर भाषा का पठन लेखन एवं गणितीय क्षमताओं का विकास। वो विषय है लिपि संकेत एवं लेखन का ज्ञान। इकाई 2 का है और लेसन नंबर 8 है ना। ये इस यूनिट का आखिरी वीडियो है और हमने आपको पहले बताया था कि इस पूरे पेपर में 3 यूनिट हैं, जिसमें से आज ये लास्ट आपका दूसरी यूनिट का खत्म हो जाएगा और कल इसके बाद में तीसरी यूनिट का कार्य शुरू होगा, जिसमें कि 4 वीडियो होंगे। ठीक है, तो हम इसमें बात कर रहे थे कि लिपि है ना। लिपि क्या है? जब भी हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी लिपि का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है। हिंदी की अगर लिपि देखी जाती है तो वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में ही हिंदी को लिखा जाता है। हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। इसका विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पहले ब्राह्मी लिपि होती थी, उसी से ये विकसित होकर देवनागरी लिपि पड़ी है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियाँ तथा चिन्ह बना लिए गए हैं। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। जब हम किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं और उसमें से कई कुछ ध्वनियाँ हैं या कुछ चिन्ह हैं वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी लिपि का ही एक हिस्सा बन जाती है। इसलिए जो हमारी देवनागरी लिपि में है कुछ नई नई ध्वनियाँ और चिन्ह भी बना लिए गए हैं। इसीलिए हमारी जो आज वर्णमाला है वो संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि कही जाती है। अब हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के भेद की। कितने इसके भेद होते हैं हिंदी वर्णमाला का के? तो देखिए, तो देवनागरी जो लिपि है उसकी वर्णमाला प्राय संस्कृत के आधार पर विकसित की गई है। इस वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास है वो वायु अवाध रूप से आती जाती है उसे हम स्वर कहते हैं, यानी कि श्वास कहीं रुकती नहीं है और वायु का आवागमन बिल्कुल बिना किसी रुकावट के होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की गति में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर ध्वनियों की सहायता ली जाती है। तो अगर हमने क्या देखा कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास है, हमारी सांस, वो उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, अवाध रूप से आती जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण करने में श्वास की गति में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें बोलते समय या उनका उच्चारण करते समय हम स्वर ध्वनियों की सहायता लेनी हमें पड़ती है। अब हम देखेंगे कि जो प्रारंभिक स्तर पर लेखन आरंभ कराते समय में रखी जाने वाली सावधानियां, यानी कि हम जब लेखन की बात करते हैं तो बच्चों को, हम छोटे बच्चों को लेखन कराते हैं तो अगर हम प्रारंभिक स्तर पर लेखन कार्य कराते हैं तो हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए। तो बच्चों को लेखन प्रारंभ कराते समय निम्न की सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। पहला है देवनागरी लिपि में लिखने हेतु लकड़ी की मजबूत और चिकनी तख्ती होनी चाहिए। तो जहाँ तक है देवनागरी लिपि में लिखने के लिए पहले स्लेट टाइप में हुआ पट्टी होती थी। अब वही उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसी पट्टी या ऐसी चिकनी तख्ती होनी चाहिए जो लकड़ी की बनी हो और मजबूत और चिकनी हो। दूसरा है कि लेखनी जंगली लकड़ी से बनी होनी चाहिए। जो लिखने की कलम है वो जंगली लकड़ी से बनी हुई होनी चाहिए तथा दवात की स्याही भी अच्छी प्रकार से तैयार करके रखनी चाहिए। ये प्रारंभ में जब भी लेखन कार्य कराया जाता था तो पहले हमेशा दवात और पट्टी पर ही कराया जाता था। तो धीरे धीरे अब लोग बच्चे हैं वो पेन इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन जब हम प्रारंभिक स्तर पर लेखन कार्य कराएं तो हमें जंगली लकड़ी की बनी हुई उसको लेखनी का प्रयोग करना चाहिए और दवात को भी अच्छी तरह की स्याही को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। तीसरा है दवात सदैव बच्चे के दाईं ओर रखनी चाहिए।
जिससे कि रुकावट ना हो लिखने में और जो है इंक है वो फैले ना। चौथा है लेखनी को लिखने के भाग से लगभग 1 इंच से ऊपर प्रथम एवं द्वितीय उंगली के मध्य रखकर अंगूठे से दबाना चाहिए। जब भी हम लिखते हैं तो हमें लिखने के लिए जब भी हम कलम को या लेखनी को दबाएं तो हमें ऊपर का जो भाग है उसमें 1 इंच के ऊपर और प्रथम और दूसरी जो उंगलियां होती हैं हमारी उनके बीच में रखकर अंगूठे से इसको दबा कर लिखने का कार्य करना चाहिए। तख्ती पर ऊपर नीचे तथा बाएं हाशिया छोड़कर लिखना चाहिए। जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं तो दोनों तरफ से हाशिया छोड़ देते हैं, इसी तरह से बताया गया है कि तख्ती पर ऊपर नीचे और बाएं ओर के हाशिया थोड़ा छोड़कर लिखना चाहिए। सुलेख लिखने का अभ्यास कॉपी पर ही करवाया जा सकता है। बाजार में उपलब्ध अभ्यास पुस्तिकाओं पर भी सुलेख लेखन का कार्य करवाया जा सकता है। आजकल बाजार में काफ़ी अभ्यास पुस्तकें मिलती हैं जिसमें वही बहुत सुंदर सुंदर लेखों में लिखा हुआ है और उसमें छोटे छोटे बच्चों को लिए जिनको हम वर्क बुक कहते हैं वो मिलती हैं। उनके आधार पर भी सुलेख का कार्य कराया जा सकता है। लिखते समय बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए और लेखन सामग्री उसकी आंखों से 14 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। ये बच्चे के जो आसन पर इस पर बात की गई है कि बच्चे को जब भी लिखे तो उसमें उसे सीधा बैठा हुआ होना चाहिए और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए और उसकी जो लेखन सामग्री है वो भी उसकी आंखों से 14 इंच दूरी पर होनी चाहिए जिससे कि उसकी आंखों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। लेखन के समय बच्चे के सामने लेखन के सुंदर नमूने होने चाहिए। ये नमूने श्याम पट्टी पर या दीवार पर लिखे होने चाहिए जिससे बच्चे को सुंदर लिखने की प्रेरणा प्राप्त हो सके। तो जहाँ तक है सामने अगर कोई नमूना होता है तो बच्चे उसको देखकर उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं तो उनका लेखन अच्छा होता है। इसलिए जो नमूने को देखकर ही बच्चे को लेखन कार्य कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सुडौल तथा आकर्षक लेखन। लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा श्रुतलेख का महत्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुलेख क्या होता है। अनुलेख का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो जैसा पहले लिखा है वैसा ही लिखना। अनुलेख के अंतर्गत बच्चा उसी प्रकार लिखता है जैसा सुलेख में अध्यापक ने लिखा होता है या फिर हल्का हल्का कॉपी पे लिखा हुआ होता है जिस पर कलम फेरकर बच्चा लिखने का अभ्यास करता है। ये वी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके बच्चे अपने लेख को सुधार सकते हैं। तो अनुलेख में क्या है, या तो शिक्षक लिख देता है या जो वर्क बुक बनी होती है उसमें एक नमूने के साथ साथ हल्का हल्का लिखा हुआ डॉट्स लगे हुए होते हैं, उस पर ही कलम या पेन कलम फेर कर बच्चा उसको पूरा करता है। तो अनुलेख क्या होता है, जैसा पहले लिखा हुआ है वैसा ही लिखना। ठीक है। सुलेख क्या होता है, सुलेख शब्द लेख से पहले सु उपसर्ग लगाने से बनता है। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षक को आरंभ से ही बच्चे में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए कलम पकड़ने की पद्धति सही होनी चाहिए। खराब कागज और खराब स्याही लेख को खराब कर देता है और बच्चे को धीरे धीरे सही कागज एवं स्याही का प्रयोग करके लेखन कार्य कराना चाहिए। उस लेख में क्या है, अच्छा लिखना, और अच्छा लिखने के लिए उसको अभ्यास कराना चाहिए और अच्छे कागज का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ साथ अच्छी स्याही का इस्तेमाल करना चाहिए। खराब स्याही या खराब कागज भी लेख को खराब कर देते हैं। नेक्स्ट आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। जब छात्र लिखने में प्रवीण हो जाते हैं तब उसे श्रुतलेख लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। आजकल श्रुतलेख के लिए शिक्षक के स्थान पर ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्ड का भी प्रयोग किया जा रहा है। इससे श्रुतलेख लिखने में बच्चों को काफ़ी सहायता मिलती है। यानी कि सुनकर लिखने का अभ्यास ये तभी हो सकता है जब बच्चा लिखने में प्रवीण हो जाए। तो इसके लिए उसे प्रेरणा भी देनी चाहिए और शिक्षक को कई बार शिक्षक अपने बोलने के स्थान पर ग्रामोफोन का भी प्रयोग कर लेता है और साथ साथ में टेप रिकॉर्ड का भी प्रयोग करता है। इससे भी बच्चों को सहायता मिलती है। धन्यवाद।